Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to learn about NES 101 Unit 2. So the name of the Unit 2 is Role of Parents and Teachers in Guiding the Children. So in my previous video, we have already learned about NES 101 Unit 1, जिसमें हमने पढ़ा था कि what is guidance, introduction to guidance. So वहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि what is the meaning of guidance. Guidance का मतलब होता है assistance that we provide to the children, यानी कि कोई भी type of help जो हम अपने बच्चों को provide करते for the holistic development of the child. Holistic development means total development of the child. तो अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि एक पेरेंट का और एक टीचर का क्या रोल होता है एक बच्चे को गाइड करने के लिए. हम बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस यूनिट कि हाँ, कोई भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एनी इश्यू दे आर फेसिंग, दे विल डायरेक्टली कम टू देयर पेरेंट्स. तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? पेरेंट्स के पास जाता है. गाइडेंस फंक्शनरीज का रोल वो प्ले करते हैं वहाँ पे. और पेरेंट्स के पास जब भी एक बच्चा जाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक बच्चे को अपनी क्लास में जिसका वो पार्टनर है तो वो उसे हिट करता है. अब वो बच्चा जो है अपने पेरेंट के पास जाता है डायरेक्टली कि हाँ, मेरा जो ये फ्रेंड है मेरे साथ बैठता है और वो मुझे रोज़ हिट करता है, व्हाट शुड आई डू इन दैट केस. तो पेरेंट जो है वो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को बताता है वहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसे करो, यू हैव टू कंप्लेन इट टू योर टीचर एंड गेट योर सीट चेंज्ड बाय योर टीचर. तो ये एक सॉल्यूशन है जो कि पेरेंट प्रोवाइड करना है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्प और एडवाइस दैट अ पेरेंट इज गिविंग टू देयर चिल्ड्रन. दिस इज ऑल अबाउट गाइडेंस. तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि एक प्रॉब्लम क्या फेस करता है एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड. तो यहाँ पे दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड फेस करता है अपनी डे टू डे लाइफ में. तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हर बच्चे को होती है, दिस इज ऑब्वियस, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज सोशियो इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे दो टाइप की मेन प्रॉब्लम्स हुई. सबसे पहले फिजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम हुई और सेकेंड वन हुई सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. अब इन्हीं सब के अंदर बहुत सारी और सब टॉपिक्स है जिनको हमें अभी स्टडी करना है. So, coming to physical and health problems, इसके अंदर 5 topics है. Number 1 is defective vision, number 2 is hearing difficulties, number 3 is speech difficulties, number 4 is teeth problems and number 5 is physical handicap. तो ये बहुत ही common चीज़ें हैं जो हमें already पता है. इनको थोड़ा सा और in depth पढ़ेंगे ताकि हमें complete knowledge मिल सके इस topic के बारे में. Coming to the socio emotional problems, इसमें सबसे पहले है social relationships जिसको हमें identify करना चाहिए एक student के लिए, right. Coming to the second one which is the identifying the isolates. Isolates को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्कूल में, उसके बारे में पढ़ेंगे. और थर्ड वन इज एग्रेसिव बिहेवियर. तो आइए इस सबको डिटेल में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे अभी हमारा सबसे मेन टॉपिक है फिजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. उसके बारे में 2-3 लाइंस देख लेते हैं जो कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें लिख भी सके, राइट. सो द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड गेट्स अफेक्टेड बाय चाइल्ड्स फिजिकल कंडीशंस. जो बच्चे की फिजिकल हेल्थ होती है उससे क्या होता है, बच्चे की आगे की चीज़ें जो है वो इफेक्ट हो सकती है. एक बच्चा जो कि फिजिकली हेल्दी नहीं है, सपोजिटली एक बच्चा जो है उसे डेंगू हुआ है रिसेंटली, तो अब उस केस में क्या होगा, ही मस्ट बी फेसिंग सम काइंड ऑफ पेन्स, ही मस्ट बी फेसिंग सम काइंड ऑफ माइनॉरिटीज हियर. तो वहाँ पे क्या होगा कि उस बच्चे को हमें सपोर्ट करना है फिजिकली एज वेल एज मेंटली. अब वो बच्चा जब स्कूल जाएगा, एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है वहाँ पे. उस बच्चे के साथ कंसोल करे. सबसे पहले तो उसकी स्टडीज़ पे फोकस करवाए, उसे मोटिवेट करे जितना हो सके. सेकेंडली उसके पीयर ग्रुप में उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करे. तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को भी, राइट. तो अगर हम ऐसा नहीं करते तब क्या होगा, फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट करेगी बच्चे की बाकी की चीज़ों को भी, राइट. सो हम लोग अभी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं. दैट इज लो एकेडमिक अचीवमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस मे बी द रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव विजन, हियरिंग डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिफिकल्टीज, टीथ प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ स्लीप. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर बच्चे की एकेडमिक रिजल्ट की बात करें, एकेडमिक रिजल्ट जो होता है वो किस चीज़ से इफेक्ट होगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ से और फिजिकल हेल्थ से, दोनों चीज़ों से इफेक्ट होगा. एक बच्चा जो बीमार है तो वो बच्चा जो है अपना एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं दे सकता. ऐसे में क्या होगा, उसका एकेडमिक्स जो है वो खराब हो जाएगा, राइट. उसके जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स थे, पहले ए ग्रेड स्कोर कर रहा था, अब वो बी ग्रेड पे अपने आप ही आ जाएगा, स्विच हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, बिकॉज हिज फिजिकल हेल्थ इज कंसर्न हियर. उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो सही नहीं है. ऐसे केस में क्या होगा, बच्चे की एकेडमिक्स जो है वो अपने आप ही खराब हो जाएगी. सो दिस इज ऑल वी आर स्टडिंग हियर. फिजिकल और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है एक बच्चे को, उसे बैकवर्ड एरिया में ले आती है वो.
सो कमिंग हेयर टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज द डिफेक्टिव विजन। डिफेक्टिव विजन जो है फिजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबसे पहला पॉइंट है। डिफेक्टिव विजन मतलब, डिफेक्टिव का मतलब होता है जब बच्चा सही से नहीं देख पा रहा है, पार्शियली देख पा रहा है या फिर कंप्लीटली ही नहीं देख पा रहा है। सो यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है, पार्शियली या कंप्लीटली। पार्शियली नहीं देख पा रहा है, पार्शियल विजन जो है वो उसकी खराब हो चुकी है, देखने की आईसाइट जो है वो खराब हो चुकी है, उस केस में क्या है, पार्शियल है। कंप्लीटली मतलब कि हम लोग ब्लाइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब बच्चा एक ब्लाइंड हो जाता है एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, ड्यू टू सम एक्सीडेंट, सम काइंड ऑफ डिजीज, डिसऑर्डर, किसी भी वजह से हो सकता है बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड, तो उस केस में क्या होगा, बच्चे के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होगी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। So, coming here to the defective vision, problems faced by defective vision pupils. जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है विजन की, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नंबर 1 इज एकेडमिक बैकवर्डनेस। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि एकेडमिकली बच्चा जो है वो पीछे चला जाएगा, ऑब्वियसली चला जाएगा जब वो नहीं देख पाएगा, और पहले वो देख पा रहा था, तो उसके लिए ये डिफरेंस को एडजस्ट करना, अडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका एकेडमिक से इंटरेस्ट जो है वो हट जाएगा और वो ऑल ऑफ ए सडन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करना शुरू हो जाएगा। द सेकेंड वन इज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। जो बच्चा सही से नहीं देख पा रहा है वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेगा, वो फील करता रहेगा कि हाँ मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, हाउ कैन आई फील द थिंग्स, हाउ कैन आई रेजिस्ट फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है ना। लैक ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, सोशली वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं एक स्पेशल स्कूल की जहाँ पे हमारे साथ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी होते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट जो है शायद अडेप्ट ना कर पाए, और इस वजह से क्या होगा, सोशल एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो सोशली एक बच्चा जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने एनवायरमेंट के साथ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एक डिफेक्टिव विजन वाला बच्चा फेस करेगा। तो अब इन सब के सिम्टम्स क्या है, ऐसा क्या बिहेवियर है जिससे हमें पता चल सके कि एक बच्चे की विजन जो है वो डिफेक्टिव हो चुकी है या फिर वो बच्चा सही से नहीं देख पा रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर हम उसे कोई भी एक टास्क देते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, और वो बच्चा उसे नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, इरिटेट हो रहा है बार बार, तो ऐसे केस में हमें पता चलना चाहिए कि हाँ उसकी विजन शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड थिंग, कन्फ्यूजेस द सिमिलर कलर ऑब्जेक्ट्स। अगर एक बच्चे को आप दो ऑब्जेक्ट्स देते हो, एक मरून कलर का और एक रेड कलर का, अगर बच्चे को आप पूछते हो कि विच इज दिस कलर, एक बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि दिस वन इज द डार्कर टोन ऑफ रेड। तो ऐसे में क्या है, अगर बच्चा नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, होल्ड्स द बुक टू क्लोज और टू फार फ्रॉम द आइज। या तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा पास जो है वो रखता है अपनी आई साइड ताकि वो आराम से पढ़ सके। इन दैट केस क्या है, बच्चे की दूर की आई साइड जो है वो कमज़ोर होगी, तभी वो पास रख के चीज़ों को पढ़ रहा है। एंड सेकेंड केस क्या हो सकता है, बच्चा बहुत ही दूर रख रहा है अपनी बुक को और उसे ध्यान से पढ़ रहा है। इन दैट केस क्या है, बच्चे की पास की आई साइट जो है वो कमजोर हो सकती है, वो खराब हो सकती है, इस वजह से वो ऐसी चीजें कर रहा है। द थर्ड वन इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लेटर्स। कई बच्चे जो होते हैं वो बी को पी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जेड को एस पढ़ना शुरू कर देते हैं, एस को उल्टा बनाना शुरू कर देते हैं, आर को टी लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कई बार डिफेक्टिव विजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जब बच्चे को डिफरेंशिएट करना नहीं आता दो लेटर्स के बीच में और वो कुछ भी लिख देता है। सेकेंडली, कंप्लेंट्स अबाउट द ब्लर इमेजेस। उसे ब्लैक बोर्ड जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो गलत चीज़ें जो है अपनी कॉपी में कॉपी डाउन कर रहा है, लिख रहा है, ब्लर इमेजेस उसे दिख रही है। अगर आप उसे बोल रहे हो ये चार्ट पढ़ो, मैप में आप बताओ कि उत्तराखंड कहाँ है या फिर उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो ऐसे में बच्चा अगर लोकेट नहीं कर रहा दूर बैठे हुए या फिर पास आकर भी नहीं लोकेट कर पा रहा उन जगहों को, तो दैट मीन्स उसे डिफेक्टिव विजन है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि हम इन बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। जिन बच्चों की प्रॉपर आईसाइट नहीं होती है या फिर जिनको कोई भी आईसाइट की प्रॉब्लम्स होती है, हम उन बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेक्स या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमें उसे फुलफिल करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर एक बच्चा हमें पता है बहुत दूर से बैठा हुआ नहीं देख पा रहा ब्लैक बोर्ड को, तो हाँ उसे थोड़े टाइम के लिए हम लोग पास बिठा सकते हैं ताकि वो आराम से अपनी आईसाइट को बिना ज़्यादा स्ट्रेस दिए वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट वन, गुड लाइट फैसिलिटी। लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम नहीं प्रोवाइड करें बच्चे को, गुड लाइटिंग फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड करें और बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ देख पाए ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, गिविंग लेस रिटन वर्क। ऐसा बच्चा जिसकी आईसाइट जो है वो कमज़ोर है, ऐसे बच्चे को हम थोड़ा ओरली प्रेफर कर सकते हैं वर्क, या फिर हम उसे लिसनिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं रादर दैन कि हम लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटन वर्क दे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
कंडक्टिंग दी ओरल एग्जामिनेशन, अगेन यही पॉइंट है कि हम लोग ओरली ज़्यादा फोकस करें रादर देन रिटन वर्क। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग ग्लासेस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, जो भी इक्विपमेंट बच्चे को चाहिए उसकी ज़रूरत है उसे, तो उस नीड को उसका फुलफिल करना पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन हियर, हियरिंग डिफिकल्टी, ये सेकेंड पॉइंट है फिजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स का। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। सो हियरिंग डिफिकल्टी का क्या मतलब है कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा सही से, या तो उसके ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई प्रॉक्यूलेशन हो सकती है, कोई क्लॉट हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं सुन पा रहा सही से, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है हियरिंग में, राइट। सो हियरिंग के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स एक बच्चा शो करेगा अगर वो हियर नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा कोई भी चीज़ को सही से। फेल्स टू स्कोर इन ओरल एग्जामिनेशन, अगर हम इस केस में ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, बच्चा बोलता है कि मैम व्हाट डिड यू से, पार्डन मी, प्लीज़ टेल मी अगेन, एक्सक्यूज मी, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन अगेन, तो ऐसे केस में क्या है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई डिफिकल्टी है जो कि हियरिंग से कंसर्न है, उसके ईयर्स से कंसर्न है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फेल्स टू आंसर द क्वेश्चन, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन ओरली पूछ रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन क्लास में चैप्टर पढ़ाते समय आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और वो बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा, मे बी वो क्यों है, क्योंकि वो चैप्टर को नहीं सुन पा रहा, स्टोरी को नहीं समझ पा रहा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कमिट्स एरर इन कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस, आप किसी भी बच्चे को बोल रहे हो मूव स्ट्रेट, ऐसे में अगर बच्चा लेफ्ट मुड़ जाता है या राइट मुड़ जाता है या कहीं और यू टर्न ले लेता है, इन दैट केस क्या मतलब है इसका कि बच्चे को कोई ना कोई हियरिंग डिफिकल्टी है, जिस वजह से वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा, इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा। लीन्स फॉरवर्ड टू लिसन, किसी भी टीचर ने अगर कुछ कहा और बच्चा ऐसे करके सुनता है, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, टीचर की तरफ बेंड होके फिर कोशिश करता है कि वो उससे सुन सके, ऐसे केस में क्या है, बच्चे को कोई ना कोई हियरिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्पीक्स इन यूजुअली लाउड और वीक वॉइस, अब बच्चा जो है या तो बहुत तेज़ बोल रहा है या फिर बहुत धीरे बोल रहा है, क्योंकि उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि वो सही वॉल्यूम में बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, उसकी पिच और रिदम करेक्ट है या नहीं है। जब बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं पता चल पाती, इसका क्या मतलब है कि बच्चे को कोई ना कोई हियरिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डू नॉट ओबे द इंस्ट्रक्शंस या फिर डायरेक्शंस, वो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, इन दैट केस चाइल्ड इज फेसिंग सम काइंड of hearing difficulties in him. So coming to the next point, which is how can we help such children, अब आप कैसे हेल्प कर सकते हो एक्सक्यूज मी, हाउ कैन वी हेल्प सच चिल्ड्रन, तो अगर किसी भी बच्चे को हियरिंग डिफिकल्टी है, उस बच्चे को आप कैसे हेल्प कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है, सीटिंग हिम इन द फर्स्ट रो इन द क्लासरूम, सबसे पहले तो यही है कि जहाँ पे आप खड़े होकर बोलते हो, जहाँ पे आपका टेबल है, एक टीचर का टेबल है जहाँ पे एक टीचर खड़ा होकर बोलता है, सो वहाँ से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पास बिठाने की कोशिश की जाए, जहाँ से बच्चा जो है आराम से सुन सके और अपने टीचर की बात को इंटरप्रेट कर सके। द नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग नियर हिम वाइल स्पीकिंग समथिंग, जब भी आप कुछ डिक्टेट कर रहे हैं क्लास में, कोई डिक्टेशन बोल रहे हैं, कोई लिसनिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई स्टोरी जो है वो नरेट करवा रहे हैं, इन दैट केस व्हाट कैन यू डू, वो उस बच्चे के पास में आप खड़े होकर फिर उस स्टोरी को नरेट कर सकते हैं, इससे उस बच्चे की हेल्प हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज इंसिस्टिंग हिम टू वॉच द लिप मूवमेंट, लिप मूवमेंट की हेल्प से भी बच्चा जो है वो समझ पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। So, lip movement is a good technique here. The next one is consulting an ENT specialist. ENT specialist को रेफर करना बहुत ज़रूरी है, एक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, एक बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है ऐसी जिसकी वजह से उसे सही से सुनाई नहीं दे रहा है, या तो उसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है। सो कमिंग टू द थर्ड वन हियर, स्पीच प्रॉब्लम्स। अब थर्ड प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं डिफेक्टिव विजन, सेकेंड वॉज हियरिंग डिफिकल्टीज एंड द थर्ड वन इज स्पीच प्रॉब्लम। सो स्पीच प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, सिम्टम्स इसके बहुत क्लियर होते हैं, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब एक बच्चा जो है वो अपने आइडियाज़ को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही नहीं हो पाता, इन दैट केस बच्चे को कोई ना कोई स्पीच प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहला है स्टैमरिंग, स्टैमर तो बहुत ही कॉमन है, दैट मीन्स हम बार बार बोलते हुए अटकते हैं, राइट, स्टैमर करते हैं, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं। सो द सेकेंड वन इज स्लटरिंग, स्लटरिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है, स्टटरिंग, सॉरी इट्स स्टटरिंग, तो स्टटरिंग जो है बिल्कुल स्टैमरिंग की तरह है, किसी भी साउंड को बार बार रिपीट करना, उसी को ही स्टटरिंग कहते हैं। द थर्ड वन इज लिस्प, लिस्प का क्या मतलब होता है, जब हम कोई भी साउंड्स को मिस इंटरप्रेट करके बोलते हैं, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, एस को सही से नहीं बोल पाते या जेड को नहीं बोल पाते, जैसे कि अगर हम बोलते हैं श जो है SH, तो कई बच्चे जो होते हैं उसे स बोलते हैं, राइट, तो वो श नहीं सही से प्रोनाउंस कर पाते, उस केस में क्या है, बच्चे को लिस्प की प्रॉब्लम हो सकता है, लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो सकती है।
कमिंग टू द लास्ट सिम्टम हियर ऑफ स्पीच प्रॉब्लम विच इज एफेसिया। एफेसिया क्या होता है? जब हम अपने आप को, अपने आइडियाज़ को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? या तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, या फिर स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि हमें बताते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, जब वो अपने आइडियाज़ को सही से कम्युनिकेट ना कर पाए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉजेज ऑफ स्पीच प्रॉब्लम। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसे में क्या है? नंबर 1 इज द फिजिकल कंडीशंस। बच्चे की फिजिकल कंडीशंस, यानी कि उसके माउथ से रिलेटेड या फिर उसके थ्रोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैल फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोट। थ्रोट में कोई ना कोई क्लॉट है, कुछ मांस होता है जो बढ़ जाता है बच्चों का, जिस वजह से वो सही से नहीं बोल पाते, या फिर उनके टंग के नीचे का जो मांस होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इस वजह से वो नहीं बोल पाते। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल मतलब कि नाक से भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम कई स्वर बोलते हैं, नाक से बोलते हैं अंग, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाक का यूज़ कर रहे हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जिस बच्चे को होगा वो सही से नहीं बोल पाएगा। थर्ड वन इज एबनॉर्मेलिटीज़ इन द टंग। टंग के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है उसके स्ट्रक्चर में, तब क्या होगा? स्पीच प्रॉब्लम अगर हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? अपने नीचे का हिस्सा जो होता है और जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग बोलते हुए टच करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो अगर ऐसे में कोई प्रॉब्लम है वहाँ के स्ट्रक्चर में, तो फिर क्या होगा? बच्चा सही से नहीं बोल पाएगा। ये सब तो होगी फिजिकल कंडीशंस बच्चे की। अगर बात करते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस, एक बच्चे के घर पे कुछ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया, जिसकी वजह से बच्चा जो है स्ट्रेस में आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया, बर्डन हो गया है उसके ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बच्चा अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपने आइडियाज़ को किसी के भी सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने आप को सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वॉट इज स्पीच प्रॉब्लम। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि किसी भी बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन इसका यही है कि हमें बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे डॉक्टर के पास रेफर करना चाहिए अगर उसे कोई भी फिजिकल कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है। टंग के स्ट्रक्चर में, क्लेफ्ट पैलेट में आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि स्पीच को इफेक्ट कर रही है। सो कमिंग टू द फोर्थ वन हियर, टीथ प्रॉब्लम। टीथ प्रॉब्लम क्या होती है? ये तो बहुत ही बेसिक है। कई बच्चों को टीथ डिके होते हैं, कैविटीज़ हो जाती है, वो कीड़े लग जाते हैं दांत में बिकॉज ऑफ चॉकलेट्स एंड टॉफीज़, कैंडीज़ वगैरह ईट करते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है? बच्चों के दांत जो होते हैं वो या तो येलोइश कलर के हो जाते हैं या फिर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है जिनके टीथ जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जिस बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर चॉकलेट्स एंड कैंडीज, इन सब चीज़ों को ईट करने की वजह से होता है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि हम बच्चे को पहले से ही गाइड करें, पहले से ही उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करें कि हमें ज़्यादा चॉकलेट्स और कैंडीज़ नहीं खानी चाहिए। सेकेंडली, हमें उसे बताना चाहिए कि उसकी रेगुलर हैबिट्स में, डेली रूटीन में उसे 2 चीज़ें ऐड करनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले उसे ब्रश करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल हाइजीन जो कि हम बच्चे को बता सकते हैं। सेकेंडली, उसका डेंटल केयर जो है वो ज़रूर करवाएं। हर बच्चे का एक डेंटल केयर कार्ड ज़रूर बना होना चाहिए। हर 2 महीने के बाद बच्चे को लेकर जाइए डेंटिस्ट के पास और रेफर कीजिए एक डेंटिस्ट को। सो यहाँ पे क्या है टीथ प्रॉब्लम में? Many children have dirty, decayed teeth which affects their facial appearance. एक बच्चे को लगता है कि मैं कितना गंदा सा लग रहा हूँ, मेरे टीथ जो है वो ब्लैक कलर के हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर बैकवर्डनेस आनी शुरू हो जाती है, उसके फ्रेंड्स जो है उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्फीरियॉरिटी बनकर आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ प्रॉब्लम। यहाँ पे सॉल्यूशन यही है कि टीचर और पेरेंट जो है वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट करे, पहले से उसे बताए चॉकलेट टॉफीज़ के बारे में इतनी नहीं खानी चाहिए। सेकेंडली, उसे प्रोवाइड भी नहीं करिए। अगर आप उसे प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली बच्चा खाएगा ही, उसको क्या पता कि क्या होने वाला है आगे, राइट? सो द सेकेंड वन इज काउंसलिंग और थर्ड वन इज रेफरिंग टू अ डॉक्टर फॉर द डेंटल केयर. So this was all about the teeth problem. Coming to the fifth problem here of physical and health प्रॉब्लम्स. सो यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारे पास फिजिकल हैंडीकैप. फिजिकल हैंडीकैप कौन होते हैं? जो लोग सही से या तो चल नहीं पाते या फिर जिनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाता, उनको हम हैंडीकैप्स यहाँ पर रेफर करते हैं. सो हैंडीकैप्स को हम लोग क्रिपल्ड चिल्ड्रन भी कहते हैं. क्रिपल्ड चिल्ड्रन, क्रिपल्ड का मतलब जो सही से वॉक नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को हम क्रिपल्ड कहते हैं. अब ऐसे केस में क्या होगा? जो बच्चा सही से नहीं चल पाएगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी आ जाएगी, क्योंकि वो बाकी बच्चों को देखता है कि वो चल पा रहे हैं और वो खुद नहीं चल पा रहा है, या तो उसे व्हील चेयर की हेल्प लेनी पड़ रही है या फिर क्लचेस की हेल्प लेनी पड़ रही है. तो इस तरीके से तो अब ऐसे बच्चों की आप हेल्प कैसे कर सकते हैं? असिस्टेंस बाय द सीनियर्स वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. स्कूल में स्टेयर्स होती हैं, तो ऐसे केस
केस में क्या होता है, हम सीनियर्स को बोल सकते हैं, अगर आप कोई भी क्रिपल्ड चाइल्ड को देखें, हैंडीकैप को देखें, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। द सेकेंड वन इज सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल पास होना चाहिए डोर के, जैसे ही क्लास ओवर होती है वो बच्चा आराम से लीव कर सके, इससे पहले कि ज़्यादा भीड़ हो जाए और उस बच्चे को कोई ना कोई गिरा दे, राइट। थर्ड वन इज गेम्स और फील्ड ट्रिप्स जो है उनके अकॉर्डिंगली प्लान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी ऐसी जगह प्लान करें जहाँ पे बहुत सारी स्टेयरकेस है और उस बच्चे को चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर हमें उसे कोई भी ऐसी गेम नहीं प्ले करवानी चाहिए जिससे वो एक्चुअली प्ले नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशराइज हो जाए और अपने आप को ही कोसने लगे कि मैं एक हैंडीकैप क्यों हूँ। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। द लास्ट पॉइंट हेयर इज नो एक्स्ट्रा हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सिंपैथेटिक हो रहे हैं उस बच्चे के लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे केस में क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि मेरे साथ तो हमेशा कोई ना कोई है, तो उस केस में बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। हमेशा उसको यही लगेगा कि कोई ना कोई उसकी आके हेल्प करेगा। सो उसको बाहर का जो ये वर्ल्ड है, एनवायरनमेंट जो है, वो उसके साथ डील नहीं कर पाएगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा समय आने पर, राइट। सो ये क्या होगा, इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं किसी भी फिजिकल हैंडीकैप को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं फिजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड। या सो कमिंग हेयर टू द सोशल एंड द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे के साथ क्या क्या सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स डील करता है वो अपनी लाइफ में, उसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज सोशल रिलेशनशिप इन द स्कूल। एक बच्चे की सोसाइटी क्या होती है एक स्कूल के अंदर, उसका पीयर ग्रुप, उसके क्लासमेट्स, उसका जो क्लासरूम है, उसके टीचर्स, उसका स्कूल स्टाफ, पीएन्स वगैरह, जो भी लोग होते हैं एक स्कूल के अंदर, वही उसकी सोसाइटी बन जाती है। और वहाँ पे वो कैसे डील करता है अपनी सोसाइटी के साथ, कैसे वो अपने सोशल रिलेशनशिप्स को इन्हांस करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करता है एक स्कूल के अंदर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी जानते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज एक बच्चे को वार्मथ और फ्रेंडलीनेस की बहुत ज़रूरत होती है। उसे पूरे स्कूल के अंदर एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सके, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बातों को बता सके कि हाँ मैं क्या चाहता हूँ और कैसा मैं फील कर रहा हूँ। इस सब को डिस्कस करने के लिए उसे एटलीस्ट एक पर्सन चाहिए, एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट चाहिए होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज व्हेन चिल्ड्रन आर नॉट एक्सेप्टेड सोशली। जब बच्चे जो है वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, दे बिकम एग्रेसिव। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं टीथ प्रॉब्लम वाला। जैसे कि एक बच्चा है, उसे टीथ प्रॉब्लम है, उसके अपीयरेंस के बेसिस पे बच्चे उसे जज करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं कि तू हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता। अब ऐसे में क्या होता है, बच्चा उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए एग्रेसिव बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, एंगर दिखाता है सॉर्ट ऑफ। तो क्या होगा उस केस में, बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में रिवील होने लग जाएगा। अब बच्चा एग्रेसिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसे एक्सेप्टेंस चाहिए, उसे फ्रेंडलीनेस चाहिए और उसे वो चीज़ नहीं मिल रही अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटी के अंदर। उसके साथ साथ क्या होगा, वो या तो विड्रॉन भी बन सकता है। विड्रॉन का मतलब बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में ही खुश रहेगा, जबकि एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करेगा। डे ड्रीमिंग उसकी शुरू हो जाएगी कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, अगर मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ तो क्या हो गया, ये है वो है, अपनी तरीके से कहानियाँ बनाना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज डे ड्रीमिंग। द नेक्स्ट वन इज वो अलोन ही स्टैंड करने लग जाएगा, स्टे एलूफ, अलग रहना लग जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ही और शी मे बिकम रिबिलियस एंड डेफिएंट। डेफिएंट का क्या मतलब है, गुस्सा करने लग जाएगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई करने लग जाएगा, झगड़े करने लग जाएगा। इस तरीके से बच्चा जो है एक गलत वे पकड़ लेगा, एक गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक बच्चे की एक स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हो, बहुत सारा पीयर ग्रुप हो, उसके टीचर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे। तो इससे क्या होगा, बच्चे के सोशल रिलेशनशिप्स जो एक स्कूल के अंदर फॉर्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। द सेकेंड वन इज पेरेंट्स शुडंट क्वारल। बच्चों के साथ पेरेंट्स को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी ऐसी बातें हो जाती है कि वो बच्चा जिद पकड़ के बैठ जाता है तो पेरेंट्स भी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और उसे मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट हेयर इज कंपेयर द चिल्ड्रन। हमें ये टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, ये बच्चा जो है तेरे से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है जबकि तू इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तेरे को इतने मार्क्स स्कोर करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, कॉम्पिटिशन देना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। द थर्ड वन इज नॉट टू अप्रिशिएट द चाइल्ड। कई बार होता है पेरेंट्स जितना मर्जी अच्छा कर देते हैं, बच्चे को देखते हैं कि हाँ वो इम्प्रूव कर रहा है, स्टिल उसकी एप्रिसिएशन नहीं करते हैं। अब जब बच्चे को आप एप्रिशिएट नहीं करोगे, उसे रीइंफोर्स नहीं करोगे, तो बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकेगा कि वो आगे जाके वो काम अच्छे से और कर सके। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन कैन बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोशल रिलेशनशिप्स बाय, सबसे पहले तो आप उसे
क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और रीइंफोर्स करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि आप उसे मोटिवेट कर सको कि हाँ जो तुम काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, पर इससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाना है। द सेकेंड वन इज हेल्पिंग हिम टू मेक द फ्रेंड्स। फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एक ऐसा सर्कल, पीयर सर्कल होना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। द थर्ड वन इज पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को, हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है हर समय स्टबर्न रहो, स्टर्न रहो, जिससे कि क्या फील करे बच्चा, बहुत ही ज़्यादा अकेला अकेला फील करे, स्टे अलूफ हो जाए उसके साथ केस, राइट। द सेकेंड वन, द फोर्थ पॉइंट हियर इज टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द चिल्ड्रन। टीचर्स को भी क्या रोल प्ले करना चाहिए, सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए। फिलोसफी के साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को सपोर्ट भी करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टार्टिंग द सोशल रिलेशनशिप्स इन द स्कूल। द सेकेंड पॉइंट हियर इज आइडेंटिफाइंग द आइसोलेट्स। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था विस्पर्स टेस्ट, सोशियोमेट्री टेस्ट, और इसके बारे में पढ़ा था गेस हु टेक्निक के बारे में, जिसमें कि हमें क्या पता चलता है, स्टार्स पता चलते हैं क्लास के, पॉपुलर पर्सन्स पता चलते हैं क्लास के, आइसोलेट्स और नेग्लेक्टीज पता चलते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, जब हमें आइसोलेट्स और नेग्लेक्टीज के बारे में पता चले तो हमें उन बच्चों के ऊपर वर्क करना चाहिए, उनकी सोशल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए। सो हियर A teacher can identify the isolates in the classroom with the help of sociometry। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या हो सकता है, हम बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं, एक टीचर की स्माइल भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक बच्चे ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, अ टीचर पासेस अ स्माइल टू हिम, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक बच्चे के लिए। एक बच्चे को लगता है कि हाँ उसकी टीचर कितनी अच्छी है, जब उसने विश किया वो मोटिवेट फील करता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी विश कर सके, ग्रीट कर सके अपनी टीचर को। एक फ्रेंडली पैट जो होता है, प्यार से बच्चे को शाबाशी देना भी बहुत अच्छा होता है, सोशल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, और एक चाइल्ड और टीचर के बीच का जो कॉन्टैक्ट होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या कॉज है, क्लास में बच्चा क्यों आइसोलेटेड फील कर रहा है, क्यों उसका फ्रेंड सर्कल नहीं बन रहा, ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है। और बाकी बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पार्शल हो रहे हैं बच्चे, या फिर डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हैं, या फिर उस बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे अपने साथ, तो ये क्यों कर रहे हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हमें क्लास के अंदर ही ऐसा करना चाहिए। फील्ड ट्रिप्स वगैरह भी अनाउंस करने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, बच्चे साथ में मिलकर सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द आइसोलेट्स। आइसोलेट को इन्वॉल्व करना हमारी क्लास में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव का मतलब बहुत ही गुस्से वाला बिहेवियर। जब फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कोई भी बच्चा, उसको हम क्या कहेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर कहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहला रिजिड डिसिप्लिन। बच्चे को कहो सिट डाउन तो बच्चा सिट ही करे, बच्चे को बोले स्टैंड अप तो स्टैंड अप ही करे। हर एक डायरेक्शन बच्चे को देना, हर छोटी सी छोटी बात के लिए उसे रोक टोक करना, ये भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है एक बच्चे के लिए। ये जो रिजिड डिसिप्लिन है उसे एग्रेसिव बना सकते हैं, बार बार पे उस बच्चे को रोक टोक नहीं करनी चाहिए। उसका एक ओपन वर्ल्ड है और उसके लिए उस बच्चे को खुद मेहनत करनी चाहिए, कुछ डिसीजंस जो है वो खुद लेने चाहिए। सेकंड वन इज अनरीजनेबल डिमांड्स। बच्चों की तरफ से अनरीजनेबल डिमांड्स आती है, उस केस को बच्चों को, पेरेंट्स को अच्छे से संभालना चाहिए, मेच्योरली देखना चाहिए उस केस को। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स भी जिद पकड़ के बैठ जाए कि हम नहीं दिला रहे तो नहीं दिला रहे, उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव या फिर कोई मोटिवेशनल टेक्निक को अपनाना चाहिए। सेकेंड वन इज टू मच प्रेशर टू लर्न फास्टर। कई बच्चों को हम बोलते हैं जल्दी लर्न करो, जबकि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड है, उसको टाइम लगेगा अभी लर्न करने के लिए, धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे मूव करने के लिए। अब ऐसे बच्चे को अगर आप ऑल ऑफ अ सडन एक कॉम्प्लेक्स टास्क पकड़ा दोगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और ऐसे में वो क्या शो करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। द नेक्स्ट वन इज उसकी कैपेबिलिटी नहीं है बट फिर भी हम अगर उसे फोर्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो गलत है। द नेक्स्ट वन इज ओवर प्रोटेक्शन एट होम एंड स्कूल। हर एक चीज़ हम बच्चे से पूछ रहे हैं घर पे आके, क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, क्यों कहा, बच्चों ने क्या किया, आपके पीयर सर्कल में क्या हुआ, एक एक चीज़ पूछना बच्चे को। उससे क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड है मेरे घर वाले मेरे को लेके, और मुझे वो कुछ भी कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का खुद लेने नहीं देंगे। ऐसे में बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है और रिजिडिटी दिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉस्टिलिटी। अगर बच्चा हॉस्टाइल हो जाता है एक बार और उसे उस चीज़ से निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टेम्पर टैंट्रम्स दिखाता है, नर्वसनेस एंड एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है। हेंस द पेरेंट्स एंड द टीचर्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर। अगर कोई भी बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो हमें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, और उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव या फिर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना चाहिए।
Next is teachers and parents should find or help the child to release his emotions in the form of discussions and plays. हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बच्चों के लिए कोई प्लेज अनाउंस कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं बच्चों के साथ, या फिर उन्हें अपने आइडियाज़ जो है एक्सप्रेस करने के लिए एक डायरी का हेल्प ले सकते हैं. या फिर कई बार होता है एग्रेसिव जो बच्चे होते हैं उनको अगर हमें संभालना है तो हम क्या करते हैं, डॉल्स की हेल्प लेते हैं, डॉल प्ले देते हैं. अगर आपको याद हो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बैंजुरा ने जो है वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बताया था, प्लीज़ उसके बारे में रीड करिए. उसमें भी यही बताया गया था एग्रेसिव बिहेवियर को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रेसिव बिहेवियर. अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, फिजिकल कंडीशंस के बारे में भी पढ़ लिए हैं, और सेकेंडली हम लोगों ने सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ लिया है. सो ये सब प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के साथ जो वो फेस करते हैं. अब इनके सॉल्यूशन पे आते हैं कि एक पेरेंट और टीचर का क्या रोल हो सकता है इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में, रेजोल्यूट करने में. क्या एक रोल होता है पेरेंट और टीचर का गाइड करने के लिए बच्चों को. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, घर पे भी और स्कूल में भी. तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि हमें बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए. बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर कैसे लर्न करते हैं, इमिटेशन के थ्रू लर्न करते हैं, रोल प्ले के थ्रू लर्न करते हैं. वो या तो अपने पेरेंट्स को रिजॉल्व करेंगे या फिर अपने टीचर्स को. तो यानी कि अगर हम रोल प्ले एक अच्छा मॉडल प्ले करेंगे बच्चों के आगे तो बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा. इमिटेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. द सेकंड पॉइंट है स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऐसी जिससे कि हम बच्चे की हेल्प कर सके. नंबर 1, टीचर्स पर्सनालिटी. टीचर जो है वो अगर खुद ही बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगी क्लास में तो ऑब्वियसली बच्चा वैसा ही इमिटेट करेगा. तो बच्चों के लिए टीचर जो है एक रोल मॉडल है, और टीचर को है एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी दिखानी चाहिए, एमिएबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, एक फिलोसोफर का रोल प्ले करना चाहिए, सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और पंक्चुअल भी होना चाहिए. जिससे कि हम क्या होगा, हम अच्छी क्वालिटीज़ दिखाएंगे टीचर की तो बच्चा भी वैसे ही इमिटेट करेगा. द सेकेंड पॉइंट इज टीचर जो चाइल्ड रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो टीचर और चाइल्ड के बीच का जो ये रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है अपनी टीचर से सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख सके, क्वालिटेटिव चीज़ें सीख सके. द थर्ड वन इज़ क्लासरूम एनवायरनमेंट. क्लासरूम के अंदर हमें कोई भी पार्शियलिटी इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए. कई टीचर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पार्शियल होती है, खाली जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास के, या फिर जिनकी गुड लुक्स होती है उन्हीं बच्चों को इन्वॉल्व करती है हर एक्टिविटी में. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक टीचर को बहुत ही इम्पार्शियल बिहेवियर शो करना चाहिए. क्लास में हर बच्चे को अच्छे से अच्छी प्रेफरेंस देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, चांसेस देने चाहिए, ताकि हर बच्चे को क्या लगे कि वो उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो इंटेलिजेंट बच्चा या फिर गुड लुक्स वाला बच्चा है. सो द लास्ट पॉइंट हियर इज टीचर्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द चाइल्ड्स नीड्स एंड प्रॉब्लम. अगर कोई बच्चा आपको आके बता रहा है कि मैम मेरी सीट चेंज कर दो बिकॉज वो बच्चा मुझे डिस्टर्ब करता है, मेरी बुक्स फाड़ देता है, मुझे हिट करता है, मेरे कलर्स तोड़ देता है. अब ऐसे में अगर टीचर जो है वो इग्नोर कर रही है उस बच्चे को, उस बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं देख रही है, नज़रअंदाज कर रही है, बिल्कुल इग्नोर कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है. बच्चा जो है उसकी सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब हो सकती है, या फिर वो बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, वो खुद ही एक गलत बिहेवियर को फॉलो करने लग सकता है, एक गलत डायरेक्शन को वो फॉलो करने लग सकता है. तो अब ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम टीचर्स जो है वो हेल्प कर सकती है एक बच्चे को. तो ये था स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े. नंबर 1 वॉज द टीचर्स पर्सनैलिटी, सेकेंड वन was teacher-child relationship, third one was the classroom interactions and environment, the fourth one was teacher's sensitivity towards child's problem and नीड्स. तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं एक बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर. अब आते हैं होम एनवायरनमेंट में. होम में कैसे हेल्प कर सकता है एक पेरेंट, कैसे हेल्प कर सकता है अपने बच्चे को. सो द फर्स्ट वन हियर इज पेरेंट्स को वर्क करना चाहिए एक गाइडेंस वर्कर की तरह, यानी कि अपने बच्चे को हमेशा असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उसे रेडी रहना चाहिए. उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेरेंट को फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए. तो ये एक तरीका है जिसमें कि पेरेंट्स जो है बहुत बड़ी हेल्प प्रूव कर सकते हैं एक बच्चे को. सेकेंडली बच्चे की सिबलिंग रिलेशनशिप जो होती है, सिबलिंग मतलब कि भाई बहनों के साथ जो उसका रिलेशनशिप है उसको भी देखना चाहिए एक पेरेंट को. यानी कि हमें ये नहीं कंपेयर करना चाहिए कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर बड़ा भाई जो है उसका एवरेज परफॉर्मेंस है. इस तरीके से ये जो हम लोग कंपैरिजंस करते हैं ये हमें नहीं करने चाहिए सिबलिंग्स के बीच में. इससे क्या होगा, बच्चे की सोशल रिलेशनशिप जो है अपने भाई बहन के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी खराब हो सकती है. द सेकेंड पॉइंट हियर इज चिल्ड्रन फ्रॉम लार्ज फैमिलीज. तो लार्ज फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रिवेसी नहीं मिलती है, या फिर क्या होता है उसके साथ ओवर प्रोटेक्शन वाला केस हो सकता है. ओवर प्रोटेक्शन जब होती है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है. तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए. इन सब चीज़ों का पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज एडल्ट्स इन दी होम.
अडल्ट्स जो होते हैं घर में होते हैं उनको अच्छे से गाइड करना चाहिए, उन्हें कोई भी ऐसा वैसा बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों को जिससे कि बच्चा जो है उस चीज़ को इमिटेट करके एक गलत पाथ पे निकल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के भी पेरेंट्स जो है, किसी के फादर स्पेशली कुछ भी गलत बोलते हैं, जैसे सपोजिटली गालियाँ देते हैं घर पे, तो क्या होगा, बच्चा जो है वो इमिटेट करना शुरू कर देगा उस चीज़ को। अब ऐसे में क्या है, बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं प्रोवाइड की जा रही, जितना मर्जी उसे समझा लो, जब भी वो अपने पापा को देखेगा उसे याद आएगा कि पापा कुछ ऐसा बोलते हैं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बोलना है। तो ये चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है। ऐसे केस में बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है और खुद एक अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट वन इज पेरेंटल रिलेशनशिप। मदर और फादर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब कैसे इफेक्ट करती है, किसी भी पेरेंट के बीच में डाइवोर्स होगा तो बच्चे के मन में आ जाएगा कि मुझे वार्मथ नहीं मिल रही है, मुझे फ्रेंडलीनेस नहीं मिल रही। ऐसे केस में बच्चा खुद ही आइसोलेट बन जाएगा, निग्लेक्टी बन जाएगा अपने घर में, उसे कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, अटेंशन नहीं मिलेगी। द लास्ट पॉइंट हियर इज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। जब पेरेंट्स जो है हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों से तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करना चाहिए जिस हिसाब से बच्चे की कैपेबिलिटीज़ है, मेंटल एबिलिटी है, तो उस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सो इस तरीके से एक पेरेंट और टीचर जो है एक गाइडेंस फंक्शनरी का रोल प्ले कर सकते हैं, किसमें, होम एनवायरनमेंट में और स्कूल एनवायरनमेंट से। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द यूनिट हियर। आई होप आपको समझ में आया हो कि एक पेरेंट और टीचर का क्या रोल होता है गाइडेंस के अंदर। दिस यूनिट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो आ जाती है पेपर में कई बार 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। प्लीज़ इस यूनिट को अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दी नोट्स ऑन फेसबुक। तो फेसबुक पेज को लॉग इन करिए और वहाँ पे जाके मेरे पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको नोट्स भी मिल सके इसके आराम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।